हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। चलिए और हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री सेगमेंट आपका तीसरा अध्याय यूनिट 3 सिंधु घाटी एवं वैदिक सभ्यता प्रारंभिक नगर, है ना? सिंधु घाटी। और जिससे कि प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। और 2024 ये प्रश्न है आपके लिए ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथन पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इट वॉज रिटन 3500 ईयर्स एगो। इसकी रचना प्राकृत भाषा, अरे बाबा प्राकृत भाषा में कहा जा रहा है। हाँ, और कह रहा है 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, 1028 है ना, 1028। चलिए, तो इसके आधार पर हमें देखना है केवल 3 सही है, 1 और 2 गलत है। केवल 1 गलत है, 1 सही है, 2 सही है, 1 और 3 गलत है। बताइएगा क्या हमारा उत्तर हो जाएगा? 1 गलत, 2 और 3 सही, क्या? चलिए आपके लिए प्यारा सा व्याख्या ये रहा। हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। केवल 3 सही है, 1 और 2 क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। बात है सही। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। क्या? सबसे प्राचीन वेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना? विद्वानों के अनुसार इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्रिस्ट, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, के आसपास हुई थी। तो ईसा मसीह के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व। वर्तमान समय से देखा जाए तो यह लगभग 3500 वर्ष पहले की बात है। नहीं समझे क्या? वर्तमान समय अभी देखिए, 2500 इधर, हम लोग 2500 इसमें है ना, एडी में, ठीक है, और 1500 पूर्व इधर हो गया, तो प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा? हो गया जी। तो यह उस काल की मौखिक परंपरा है में रचा गया था और बाद में लिपिबद्ध किया गया था। इसका काल वैदिक काल के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। मैक्स मूलर जैसे पश्चिमी विद्वान ने इसकी तिथि 1500 बीसीई यानी कि 1500 बीसी के आसपास मानी है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। बताइए ये बात हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना? चलिए और भी तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। कथन 2 क्या है हमारा? गलत है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई थी क्या? नहीं ना। सबसे पहले क्या ब्राह्मी लिपि आई। ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है थी, जो कि आज की शास्त्रीय संस्कृत से भी पुरानी और जटिल भाषा थी। प्राकृत भाषाएं वैदिक संस्कृत के बहुत बाद में विकसित हुई। प्राकृत भाषा तो बहुत बाद में विकसित हुई थी। इस रूप से आम जनता की भाषाएं थी जो बौद्ध व जैन ग्रंथों में पाई जाती हैं। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। क्या? ऋग्वेद की रचना प्राकृत में नहीं हुई थी, संस्कृत। याद रखें वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा। क्या? संस्कृत भाषा वेदों की भाषा। प्राकृत भाषा बाद में आई हुई थी, जैसे पाली भाषा, अर्धमागधी भाषा। कथन 3, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ऐसा कहा जा रहा है ना। और ये बात आप देखिएगा सही है, क्योंकि 1028 सूक्तियां हैं इसमें। कितने? 1028, जिन्हें हम आम भाषा में क्या कहते हैं? प्रार्थना या स्रोत कहते हैं, स्रोत, है ना। ये 10वें मंडलों में विभाजित है। कितने? 10 मंडल में। कितने? 10। इन सूक्तों में देवताओं की स्तुति की गई है, जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, उषा इत्यादि। प्रत्येक सूक्त ऋषियों द्वारा रचित है और उसे उसके नाम से जोड़ा गया है। प्रसिद्ध देवता अग्निदेव, है ना। सबसे पहला सूक्त अग्निदेव के लिए। किसके लिए पहला सूक्त? पहला जो सूक्ति है आप देख रहे हैं ना, 1028 है, तो पहला किसके लिए? अग्नि के लिए। इंद्र, वरुण, मरुत, सोम आदि देवताओं का बार बार उल्लेख भी मिलता है। तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं? ऋग्वेद को भारत का प्रथम साहित्यिक ग्रंथ, ठीक, यह केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि उस काल उस समय
का सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का भी एक दर्पण है, चलाने की व्यवस्था है। और देखें, इसमें कुछ स्त्रियों के नाम भी उल्लेखित हैं। किसमें? ऋग्वेद में, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा, घोषा इत्यादि। अब ये देखें, आपका ये जो प्रश्न था, क्या कहता है 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी रचना प्राकृत भाषा में नहीं, 1000 से अधिक प्रार्थनाएं। जी हाँ, 1 और 3 आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 1 और 3, अच्छा, एक गलत है, एक सही। क्या क्या क्या? 3 कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ये क्या है? खैर, आप समझ रहे हैं। चलिए, 1 नंबर हमारा। अगला प्यारा सा प्रश्न, जो हमारा इंडस है, उस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? क्या इंडोज कहा जाता है, सिंधु कहते हैं, भारत, हिंदोज, क्या? बताइए। देखिए, 13 जनवरी 2023 का आपका प्यारा सा प्रश्न है। और इंडस, आइए सिंधु के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। इंडस का मूल अर्थ, इंडस नाम यूनानी भाषा के माध्यम से आया हुआ है। किस माध्यम से? यूनानी भाषा। यह नाम यूनानी यात्रियों और लेखकों ने उस नदी के लिए प्रयोग किया जो उस उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, किसके किनारे? सिंधु घाटी के किनारे। और इसी को तो हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह देते हैं ना। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ये नदी क्या है? ये सिंधु नदी एक जीवन रेखा। संस्कृत में इंडस, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों? सिंधु कहते हैं। इस शब्द वेदों में अनेक बार यह शब्द आया है, विशेष रूप से ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सिंधु कई बार आया हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु शब्द का प्रयोग एक महान नदी के लिए किया गया, जो आज की इंडस नदी है। क्या है? इंडस नदी है। सिंधु शब्द का अर्थ भाई क्या है? सिंधु का शाब्दिक अर्थ क्या है? सागर, नदी या जलधारा। सिंधु मतलब क्या होता है? आपसे पूछा जाए, सागर, नदी या जलधारा। सिंधु एक व्यापक शब्द है, लेकिन विशेष रूप से इसका प्रयोग इंडस नदी के लिए होता है। यूं तो सिंधु का कई अर्थ है, ठीक है, एक व्यापक शब्द है, लेकिन किसके लिए विशेष रूप में प्रयोग करते हैं? इंडस नदी के लिए। ठीक। ऐतिहासिक महानता इसकी क्या है? सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता को ही हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व, यानी कितना बीसी? 2500 बीसी। ठीक। और पिछले वाले वीडियो में हमने एडी, एडीई, बीसी, बीसीई इत्यादि के बारे में जान रखा है। तो सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यता, जिसे हम क्या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, 2500 ईसा पूर्व, यह प्राचीनतम नगर में से एक मानी जाती है। भारत का नाम अब देखिए इससे कैसे रिलेटेड है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया भी इसी इंडस शब्द से निकला है। फारसी में सिंधु को हिंदू कहा जाता है। फारसी में क्या कहते हैं? सिंधु को हिंदू। और उसी से हिंदुस्तान और फिर इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। क्या देखा हमने? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया भी इसी इंडस से निकला हुआ है। इंडस, इंडिया, सिंधु, और जिसका मतलब है फारसी में हिंदू। प्रमाणिक स्रोत क्या? एनसीईआरटी कक्षा 6 से, इतिहास हमारा अतीत। इंडस शब्द हम देख चुके हुए हैं ना, ठीक है, इंडोस। अब देखें रिकैप में, इंडस शब्द यूनानी स्रोतों से आया। उन्होंने सिंधु नदी को इंडोस कहा, जो बाद में इंडस बन गया। संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है। यह शब्द ऋग्वेद में अनेक बार आया हुआ है। सिंधु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद जो लगभग 3500 वर्ष पुराना ग्रंथ है, उसमें सिंधु का उल्लेख एक विशाल और पूजनीय नदी के रूप में आया हुआ है।
सिंधु नदी के किनारे बसी थी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में से एक माना जाता है। फारसी लोग सिंधु को उच्चारण में क्या हिंदू कहते थे। हाँ, सिंधु को फारसी लोग हिंदू को उच्चारण में हिंदू, फिर उसी से हिंदुस्तान और इंडिया जैसा शब्द का उत्पत्ति हुआ। आज की इंडस नदी पाकिस्तान में बह रही है। जी हाँ, ज्यादातर सर्वाधिक भाग कहाँ, तो आप पाकिस्तान में। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में यदि हम बात करें तो झेलम, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी, है ना। 5 याद रखें। तो याद रखने की ट्रिक के रूप में इंडस का संस्कृत रूप है सिंधु, और भारत का नाम इंडिया भी इसी पर बना हुआ है। और ये हमारा जो प्रश्न था आपका, इसका उत्तर ये प्रश्न, हाँ, चलिए क्या हो जाएगा, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन, कथन असर्शन जो दिया गया है, तो कथन ए तथा बी को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। क्या कहा जा रहा है, नॉन वेजिटेरियन, क्या सामिस। ठीक, एक होता है आमिस, हाँ मांसाहारी शाकाहारी नहीं। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी। बताइए, आप कहेंगे जी। चलिए, ए सही परंतु भी गलत। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, क्या है, 13वीं शताब्दी में रचित संस्कृत ग्रंथ, कहां, बंगाल में, बृहद धर्म पुराण की रचना। जी, आप दोनों सही देखिएगा। ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति, परमिशन दी हुई थी। दोनों कथन क्या है, सही है। अब देखिए, आंशिक रूप से आप सही कहते हैं इसे, ऐतिहासिक रूप से संदर्भ पर ही निर्भर करेगा। जैसे देखिएगा, एकदम व्याख्या आपके लिए, वैदिक काल में ब्राह्मण यज्ञों में पशु बलि भी करते थे। वैदिक काल में ब्राह्मण लोग क्या करते थे, यज्ञ में पशुओं की बलि भी दिया जाता था, और कुछ अवसरों पर मांसाहार स्वीकार्य था। लेकिन उत्तर वैदिक काल, क्या वैदिक काल इधर आप देख पा रहे हैं, और उत्तर वैदिक काल और विशेषकर धर्म शास्त्रों जैसे मनु स्मृति के काल में ब्राह्मणों के लिए मांसाहार को त्याज्य बताया गया। मनु स्मृति आदि में क्या ब्राह्मणों को मांसाहार त्यागने युक्त बताया गया है। विशेष रूप से आदर्श ब्राह्मणों के लिए शाकाहारी आहार को श्रेष्ठ बताया गया। इसीलिए यह कथन पूरी तरह से आप नहीं गलत कह सकते हैं, है ना, और पूरी तरह सही भी नहीं कह सकते, आंशिक रूप में। परंतु यह सार्वकालिक सत्य नहीं है। मतलब जैसे जैसे समय बीता ना, समय बदलता गया, तो फिर अलग अलग रूप में यह व्याप्त होता चला गया। यह समय और स्थान और ग्रंथों पर निर्भर करता है। तो ए नंबर आपका विकल्प हो गया सामिस। बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी संस्कृत ग्रंथ है, ये भी क्या है आपका, सही है। 13वीं शताब्दी में धार्मिक नियमों में भी स्थान विशेष के अनुसार क्या थी, छूट थी, लचीलापन था, फ्लेक्सिबिलिटी थी। इस आधार पर आप क्या कहते हैं कि कथन ए जो है ऐतिहासिक रूप से आप आंशिक सत्य मानते हैं, और वैदिक काल में मांसाहार की अनुमति थी, बाद में शाकाहार को प्राथमिकता मिली हुई थी, बाद में। जी, कथन भी पूर्णतः सत्य है। ठीक, बृहद्धर्म 13वीं शताब्दी बंगाल में। चलिए,
बिल्कुल फैक्ट के साथ। अगला आपका है, निम्नलिखित में कौन सा वास्तुकला से संबंधित कथन सत्य नहीं है? ठीक, मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। मेहराब के मध्य में डाट की अधिरचना नहीं, चबूतरा जैसा एकदम खाक खोक टाइप का बनाया जाता है मेहराब। निर्माण कार्य में अलग अलग डिजाइन के निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। पितरा द्वारा दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था। तो ये वास्तुकला से संबंधित आपका क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है? मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की अधिरचना पर डाल देती थी। ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत, ऐसा नहीं होता है। और यही हमारा उत्तर होगा 1 नंबर। चलिए अब देखें तथ्यात्मक रूप में, डाट लिंटन नहीं, डाट और मेहराब यानी आर्क दोनों अलग अलग वास्तुशिल्प तकनीकें हैं। डाट नहीं, आप लोग लिंटर बोलते, लिंटर तक दे दिए, छज्जी नुमा एकदम बना देते हैं, बीम, लिंटेल। तो डाट तकनीक में दो स्तंभ के ऊपर एक क्षैतिज पट्टियां रखी जाती है। कैसा, क्षैतिज रूप में, हॉरिजॉन्टल, जो भार को सीधे नीचे स्थानांतरित करती है, जबकि मेहराब में भार वक्राकार रूप से किनारों की ओर वितरित होता है। क्या, वक्राकार रूप में किनारों की ओर। जैसे ये दरवाजा है और ये दरवाजे के ऊपर डिजाइन नुमा जो है बना दिया जाता था, नहीं, मेहराब में भार वक्राकार रूप में किनारों की ओर वितरित होता था, यानी किनारों की ओर दिया जाता था, इसलिए डाट मेहराब का हिस्सा नहीं होती है। तो ये आपका विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर क्या कह रहा था, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग होता था, बढ़ गया था अत्यधिक। बिल्कुल, अत्यधिक रूप में मध्यकाल में, औपनिवेशिक काल में चूना पत्थर, लाइम, मार्टर का काफी व्यापक प्रयोग होता था। बाद में सीमेंट अंग्रेजों के समय में आ गया, जोसेफ ऑस्पिडिन जिसकी रचना की। पितरा द्वारा दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ सहतीर रखने की एक तकनीक थी। पितरा एक प्राचीन वास्तुकला तकनीक थी। क्या थी पितरा, एक प्राचीन वास्तुकला टेक्नोलॉजी, जिसमें दो खंबे पर एक सहतीर रखा जाता था। पुराने समय की, आज भी किले आप देखे होंगे, पुराने समय की बिल्डिंगें। डी नंबर, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर के अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। बिल्कुल, इस्लामी वास्तुकला आर्किटेक्चर में देखिएगा आज भी ये जो है ना आम बात है, दरवाजों, खिड़कियों या गलियारे के ऊपर मेहराबें बनाकर ऊपरी दीवार का भार वितरित किया जाता था। ऊपरी दीवार का भार जो है एकदम उस पर आरोपित कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। और ये आपकी क्लास 7 के एनसीईआरटी से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन क्या है, सत्य हैं? और 2021 का प्रश्न। लोथल में, ये देखिए लोथल खुदाई स्थल, अग्नि कुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते होंगे। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, एविडेंस, साक्ष्य। अब बताइए, देखें दोनों कथन आपके क्या हैं, सत्य है। लोथल में अग्नि कुंड मिले हुए हैं जहां यज्ञ किए जाते होंगे, ऐसा प्रमाण मिला है। लोथल, लोथल कहां भाई, गुजरात में। कहां, गुजरात में स्थित एक प्रमुख हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। वहां खुदाई में ईंट से बने अग्नि कुंड पाए गए हैं। किससे,
ईंट से बने अग्निकुंड। इस अग्निकुंड के पास राख और हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं। विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान या बलि इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता रहा होगा। अब देखें, यज्ञ शब्द वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, परंतु अग्निकुंड की उपस्थिति, अग्निकुंड जो पाया गया ना, तो एक धार्मिक गतिविधि का संकेत देती है। कुछ ना कुछ धार्मिक कर्मकांड होता होगा। दूसरा जो आपका कालीबंगा है, कालीबंगा में जुता हुआ जो खेत है, इसका साक्ष्य मिला हुआ है कालीबंगा में। तो कालीबंगा जो कि कहाँ है, पहले तो आप ये देख लें, राजस्थान में। कहाँ भाई? राजस्थान में। ये भी हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा। ठीक, यह खुदाई के दौरान पहली बार जुते हुए खेत का क्या एविडेंस मिला हुआ है, साक्ष्य। इन खेतों में दोहरी हल की रेखाएं, क्या हल का जो है ना डबल फार जो है ना, स्पष्ट रूप से देखा जाता है, जो समय की कृषि तकनीक को बताती है कि कृषि यहाँ पर हुआ करती होगी। कालीबंगा नहीं, कालीबंगा खुदाई के दौरान जुता हुआ खेत का निशान। यह खोज भी दर्शाती है कि उस समय कृषि संगठित रूप में होती होगी। तो इस प्रकार क्या, लोथल में अग्निकुंड बिल्कुल सही, और कालीबंगा में जुते हुए खेत, ये दोनों ही हमारे पूर्णतया सत्य हैं। ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथन सत्य भाई कौन सा है? कोई अस्थायी सेना नहीं है, कोई प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। कई, अच्छा कुछ प्रार्थनाओं की नहीं, लोपामुद्रा घोषा किया गया था ना। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। राजाओं के पास राजधानी, नगर, महल नहीं थे। देखें ऋग्वैदिक काल, और हमने अभी देखा ही था। देखिए, कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, बिल्कुल सत्य बात है। ऋग्वैदिक समाज जनजातीय, कैसा? आदिवासी जैसा, ट्राइबल। हाँ, एक जगह से दूसरे जगह। राज्य संगठन शुरुआती अवस्था में था। युद्ध की स्थिति में राजा अपने जन, विष, पुरोहितों की सहायता से, जन, विष, पुरोहित इत्यादि की मदद से अस्थायी सैनिक बनाते थे। अस्थाई, एकदम अस्थाई रूप में, परमानेंट कोई सेना नहीं था, आर्मी नहीं था। राजा का कार्य अधिकतर रक्षा व यज्ञ पालन से जुड़ा हुआ था। इस समय तक न तो पेशेवर सैनिक, कुशल, माहिर, लड़ने वाले, योद्धा वाले सैनिक, न ही वेतन भोगी फौज, और न ही वेतन का प्रचलन, हाँ, वेतन पे दिया जाए। अब देखिए विशेष ध्यान, राजन शब्द राजा के लिए प्रयोग होता था, लेकिन वह एक पूर्ण अधिनायक नहीं होता था कि पूरी तरह से उसी की सत्ता होगी, ऐसा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन में था, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। बिल्कुल महिलाओं ने की थी। 1028 सूक्तियां जो थी, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वारा, प्रमुख स्त्रियां जो थीं, उनके द्वारा भी तो रचनाएं की गई थी। 1028 सूक्तियों में लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा, इन स्त्रियों को ऋषिकाएं कहा गया। क्या कहा गया मित्रों? ऋषिकाएं। और उनके नाम पर सूक्त संग्रहित हैं। इन्हें क्या कहा गया? ऋषिकाएं। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उस समय स्त्रियों की शिक्षा, ज्ञान, धार्मिक कार्य में सेम पार्टनरशिपिंग थी, सामान्य भागीदारी थी, कोई भेदभाव नहीं था। अच्छा, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, ऐसा कहा गया सी नंबर में। तो दास क्या है भाई? सेवक, कबीलाई बंदी या पराजित लोग। ठीक, ये क्या? दास कहलाते। सेवक कहा जाए, कबीलाई बंदी लोग, हाँ, पराजित जन इत्यादि। दस्यु देखिए, ऋग्वेद में वर्णित गैर आर्य, जो आर्य नहीं है, हाँ, दूसरी जनजाति के लोग, शत्रु जनजातियां, जिनके बारे में कहा गया कि वे देवताओं की पूजा नहीं करते थे। दस्यु, दूसरे जनजाति के लोग, दस्यु। ठीक, गैर आर्य। ऋग्वेद में इन्हें अज्ञेय, जो यज्ञ नहीं करते, ऐसा कहा गया है। ऋग्वेद में अज्ञेय कहा गया है, जो यज्ञ नहीं करते, दस्यु। इसीलिए यह कथन भी वेदों की प्रामाणिकता के अनुसार क्या हो जाएगा? दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। अब देखिए, दस्यु भी यज्ञ करते थे क्या?
डी, राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक काल ग्राम आधारित समाज था, विलेज आधारित। राजा के पास कोई निश्चित राजधानी थोड़ी थी, अस्थाई सेना भी नहीं थी, अस्थाई राजधानी, नगर इत्यादि कुछ नहीं था। नहीं, ना ही कोई भव्य महल, ना ही किला। राजा साधारण जीवन जीता और कभी कभी सभा समिति के द्वारा चुना भी जाता था। नहीं जैसे कि वोटिंग पड़ता हो। सत्ता विरासत में नहीं मिलती कि उसका बेटा बन जाएगा, उसका पोता बन जाएगा, नहीं, बल्कि कर्म और परंपरा पर आधारित होती थी। राज्य व्यवस्था जनजातीय लोकतंत्र डेमोक्रेसी के नजदीक मानी जाती थी। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? तो कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। बताइए। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की। जी हाँ। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। जी हाँ। लेकिन ये दस्यु यज्ञ थोड़े करते थे, दास वगैरह। ये गलत है, यही असत्य हो जाएगा। अगला प्यारा सा प्रश्न उपनिषद। जी हाँ, बने रहिएगा, पढ़िए इस प्रश्न को और कमेंट्स करेंगे। जी चलिए कमेंट्स कीजिए उपनिषद के बारे में। पुराण 18, वेदांग 6, उपनिषद 108। बताएंगे उत्तर। यस, कमेंट्स करें। चलिए बहुत बढ़िया। एकदम थ्योरी हम लोग कवर करते चले जाएंगे। देखा क्या गया, थ्योरी आपकी जो है ना मिसिंग हो जाती है, ध्यान से स्मरण से क्वेश्चन के समय उतरता चला जाता है। इससे आपको बनाने में मदद मिलेगी और आप अब जो थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी वाइज एकदम चैप्टर भी चलेगा आपका, और फिर उसे आप जो है बेहतर एडॉप्ट कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे। उपनिषद, ठीक। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग, बच खुच गया, बाद में जोड़ दिया गया, नहीं। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। इन्हें वेदांत, क्या वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेदांत वेद के अंत में, क्योंकि ये न केवल कालानुक्रम में अंत में आते हैं, बल्कि इनका विषय गहन दार्शनिक ज्ञान होता है, एकदम फिलोसॉफिकल नॉलेज, दार्शनिक ज्ञान पर आधारित। वेदों का अंतिम भाग, ठीक। उपनिषद वेदों के ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं, ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं, दार्शनिक ज्ञान नहीं, जो यज्ञ कर्म आदि से आगे बढ़ करके आत्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज पर केंद्रित है। किस पर? स्पिरिचुअल नॉलेज पर। संख्या, कुल उपनिषदों की संख्या लगभग कितनी? 108 मानी जाती है। कितनी है? 108 है। 13 जिसमें कि मुख्य उपनिषद माने गए हैं, जो कि आपके प्रश्नों में पूछे जाते हैं, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक। देख रहे हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, मांडुक्य, छांदोग्य, वृद्धारण्यक इत्यादि। मांडुक्य, छांदोग्य, वृद्धारण्यक इत्यादि प्रमुख रूप से माने गए उन 108 में से। उपनिषद विषय वस्तु, अब देखिए विषय वस्तु विषयों पर आधारित है। कौन विषय? आत्मा, सोल, ब्रह्म, सुप्रीम रियलिटी, ब्रह्म, ब्रह्म, मोक्ष, ज्ञान, अद्वैत, अद्वैत माने नॉन ड्यूअलिटी, शैली। अब देखिए उपनिषद की शैली कैसी? बोलने पर निर्भर है, डायलॉग, विशेषकर लिखित नहीं, ये संवादात्मक है। गुरु और शिष्य के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में, गुरु और शिष्य के बीच क्या है ना, आपसी जो है क्वेश्चनेयर के रूप में है, आंसर वगैरह नहीं। जैसे याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, नचिकेता और यमराज का आपस में संवाद, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का आपस में संवाद, वार्तालाप। तो बोलने पर संवादात्मक रूप में, लिखित नहीं, गुरु शिष्य के।
अच्छा, कर्मकांड की आलोचना। इन ग्रंथों में यज्ञ, बलि और बाह्य कर्मकांड को गौण बता करके आत्मा के साक्षात्कार को ही सत्य ज्ञान बताया गया। आपने देखा ना, विशेषकर किस पर है ये उपनिषद ना, आत्मज्ञान पर, आत्मा पर, ब्रह्म, मोक्ष, ज्ञान, अद्वैत पर विशेष रूप से है। तो कर्मकांड की आलोचना, यज्ञ, बलि, बाह्य कर्मकांड को गौण बताया गया है। अपना खुद का आइडेंटिटी, आत्म साक्षात्कार, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ सोल, यही जो है ना सत्य ज्ञान है। ये बाहरी ज्ञान जो है ना, बाहरी कर्म वगैरह कर्मकांड, इसे आडंबर बताया गया है। महावाक्य, उपनिषद के प्रमुख वाक्य, अहं ब्रह्मास्मि, मतलब मैं हूं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तत्वमसि, देखें तू वही है, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। और इनसे आपके प्रश्न भी आ जाते हैं जी, पूछ लिया जाता है। तत्वमसि, तू वही है, प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है, भगवान है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो क्या निष्कर्ष निकला साहब, क्या ग्रंथ का प्रकार, एक शॉर्ट में वैदिक दर्शन, श्रेणी वेदांत, अंतिम वैदिक ग्रंथ, अंत में जोड़ा गया है ना। मुख्य विषय आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष पर आधारित है उपनिषद। रचना शैली प्रश्नोत्तर, कैसा, संवादात्मक, प्रश्नोत्तर गुरु शिष्य के बीच में, और संवादात्मक, लिखित नहीं। कर्मकांड, आलोचना की गई है, बाहरी जो भी ज्ञान है, अपने आप को पहचानना, इस पर जोर दिया गया है। उद्देश्य, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को समझाना, इसमें समझाया गया है, आत्मा और परमात्मा के मिलन को। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई, ये देखिए, ब्राह्मी लिपि। क्या देवनागरी लिपि मानिएगा, एकदम नहीं। ज्ञानवर्धक विवरण देखिएगा भाई, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी को भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि के रूप में, स्क्रिप्ट के रूप में सबसे पुराना, सबसे पहला। ब्राह्मी से उत्पन्न लिपियां देवनागरी, बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी लिपि, कन्नड़ लिपि इत्यादि सब इसी से निकले। और देखिएगा, देवनागरी मराठी वगैरह भाषा, संस्कृत, हिंदी, कोंकणी भाषा इत्यादि इसी देवनागरी में, बंगाली, असमिया, मैथिली आदि भाषाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गुजरात में अब देखते हैं गुजराती भाषा, गुरुमुखी लिपि पंजाबी इत्यादि के लिए, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया लैंग्वेज, ओडिया भाषा, कन्नड़ भाषा, ओडिया भाषा, तेलुगु भाषा, मलयालम भाषा, कन्नड़ लिपि में तमिल, सभी द्रविड़ीय भाषा, दक्षिण भारतीय लिपियों की भी ब्राह्मी से ही क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। ये जो देख रहे हैं आप, सबकी उत्पत्ति, इन सभी लिपियों का मूल स्रोत क्या है भाई, ब्राह्मी है। हालांकि समय के साथ क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुसार रूपांतर हुआ। इतिहास में ब्राह्मी लिपि का महत्व, अशोक के अभिलेख देखिए, 3rd सेंचुरी BC, ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, क्या, बाएं से दाएं तरफ। यह लिपि ध्वन्यात्मक थी, यानी अक्षर उच्चारण के अनुसार लिखे जाते थे। कैसे, उच्चारण के अनुसार, ध्वन्यात्मक, फोनेटिक, वर्बल। अन्य विकल्प क्यों गलत हुए भाई, बंगाली लिपि स्वयं ब्राह्मी से विकसित हुई है, यह मूल तो होगी नहीं, ये तो खुद बेटा है, किसी से निकला हुआ है, इसलिए गलत है। तमिल ब्राह्मी से विकसित हुई एक विशिष्ट द्रविड़ लिपि है, यह मूल नहीं होगी, है ना। फिर डी नंबर देखिए, देवनागरी की भी उत्पत्ति किससे हुई, ब्राह्मी से हुई है, ये भी मूल नहीं होगी, रूट। ठीक, भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी, कन्नड़, सब ब्राह्मी से उत्पन्न हुई है। तो हमारा पहला उत्तर जो 1 नंबर है, ब्राह्मी हो जाएगा। अगला, ज्येष्ठाधिकार, ये देखिए कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया, सभी पुत्रों में थोड़े किया जाता है, नहीं, ज्येष्ठ पुत्र जो बड़ा वाला पुत्र होता है, नहीं, ज्येष्ठाधिकार
ज्येष्ठाधिकार, दो शब्द इसमें है, ज्येष्ठ और अधिकार। ज्येष्ठ मतलब क्या, सबसे बड़ा पुत्र, और उत्तराधिकार है उत्तराधिकारी अधिकार। तो ज्येष्ठाधिकार का क्या मतलब हो गया, राज्य संपत्ति या सत्ता का उत्तराधिकारी केवल सबसे बड़ा पुत्र होगा। कौन होगा, सबसे बड़ा पुत्र। यह परंपरा मुगल, राजपूत और अन्य राजवंशों में विशेषकर देखने को मिली। बाबर ने भी अपने पुत्र हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाया। यह ज्येष्ठाधिकार का ही क्या था, उदाहरण। ज्येष्ठ मतलब बड़ा पुत्र होता है ना, बड़ा वाला। परंतु अकबर के बाद अक्सर भाई भाइयों में क्या होता, युद्ध होता गया, क्योंकि सभी पुत्र सत्ता के लिए दावेदार बन गए। आप देख लीजिए दारा सिकोह वगैरह को, देख लीजिए दारा सिकोह, औरंगजेब। नहीं, अब देखिएगा इसमें विभाजन सिद्धांत उत्तराधिकार का, कि जब राज्य का बंटवारा सभी पुत्रों में समान रूप से कर दिया जाता है तो उसे विभाजन सिद्धांत कहते हैं। पार्टीशन सिस्टम ऑफ सक्सेशन, पार्टीशन। ये आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस प्रकार के धातु ज्ञान से परिचित थे, बताइएगा, पढ़िएगा सबसे पहले तो। और किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ जाइए, टीटीए भागलपुर, और इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जी, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स करेंगे। यस डियर। केवल लोहा, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, लोहा और कांसा, केवल तांबा और लोहा? नहीं नहीं नहीं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता, दयाराम सहनी 1921, 1922। अब देखें, तांबा, कांसा, सोना, चांदी, ठीक। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन, कैसा, कांसा नहीं, कांस्य युगीन था। कैसा युग, कांसा था। हड़प्पा सभ्यता लोहे से क्या थे, अपरिचित थे। इन्होंने तांबे, टीन को मिला करके कांसा, तो कांसा किसका मिश्रण है भाई, कॉपर प्लस टीन, SN का, नहीं, कॉपर, तांबा का और टीन का मिश्रण है। सोना, चांदी का उपयोग गहने और मूर्तियों के निर्माण में किया जाता था। तो तांबा औजार और बर्तन इत्यादि बनाने में, कांसा प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति इत्यादि बनाने में, सोना चांदी गहने और बर्तन इत्यादि बनाने में। तो हमारा एक नंबर जो विकल्प था मित्रों, वो हो जाएगा गलत, कि केवल लोहा का प्रयोग होता था, क्योंकि हड़प्पा काल में तो ये था ही नहीं। सी नंबर भी गलत है, लोहा और कांसा। फिर लोहा आ गया ना, केवल तांबा और लोहा, इसमें भी क्या लोहा आ गया ना, ठीक है। हड़प्पावासी कांस्य युग में रहते थे और वे तांबा, कांसा, सोना, चांदी का उपयोग करते थे, लोहा का उपयोग नहीं, लोहा नहीं। अगला प्रश्न देखें, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे, बताइए, किस क्षेत्र की नर्मदा सिंधु घाटी सभ्यता, क्या? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता परियोजना नहीं, प्राचीन नगरीय सभ्यता मानी जाती है ये, जिसका कि विकास लगभग क्या 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व में हुआ। और यह सभ्यता हड़प्पा, मोहनजोदारो सभ्यता, राखालदास बनर्जी, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, बीबीलाल आदि जैसे नगरों के लिए प्रसिद्ध था। यह एक योजनाबद्ध नगरीकरण, कैसा था, एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन था, है नहीं, का उदाहरण है, जिसमें कि पक्की ईंट का मकान पाया गया, नालियों की व्यवस्था, ग्रेनरी यानी कि अनाज वगैरह का भंडारण, सुरक्षित स्टोरेज रखना, स्नानागार इत्यादि के साक्ष्य मिले हुए हैं। अन्य विकल्प देखिए गलत हैं, क्या, गंगा घाटी बोला जा रहा है, गंगा घाटी। यह क्षेत्र बाद की सभ्यताओं जैसे महाजनपद और मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। गंगा घाटी, यह क्षेत्र ऋग वैदिक काल के बाद में नगरों का केंद्र था, न कि प्रारंभिक नगरीकरण।
प्रारंभिक में तो नहीं, कैसा प्रश्न घुमाया, प्रारंभिक नगरीकरण पूछा गया है क्वेश्चन में। और सिंधु घाटी की सभ्यता हम चले जाएंगे, ये गंगा घाटी है तो बाद में विकसित। नर्मदा घाटी, यह प्रागैतिहासिक काल के शिकारियों और खाद्य संग्राहकों से जुड़ा हुआ है, न कि प्रारंभिक नगरीकरण से। फिर ब्रह्मपुत्र घाटी आ जाइए, तो उत्तर पूर्व भारत में बाद की संस्कृति एवं सभ्यताओं का हिस्सा, यह भारत की प्राचीनतम नगरीय संस्कृति से जुड़ा नहीं है। आपसे प्राचीनतम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके अंतर्गत ही आएगा, जो कि योजनाबद्ध नगरीय सभ्यता को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखें, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे अधिक संख्या में मिले हैं? हड़प्पा के नगर सबसे अधिक, बताइएगा। क्या आप हरियाणा, गुजरात या जम्मू कश्मीर कहेंगे? बताइए। अच्छा, पंजाब चले जाइएगा? एकदम नहीं, हरियाणा सबसे अधिक। कालीबंगा आप जानते हैं, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है भाई, कहाँ है बताइए? हनुमानगढ़ जिला, कहाँ? राजस्थान के कालीबंगा। ठीक, यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, कालीबंगा, राजस्थान। जूते हुए खेत का यहाँ एविडेंस मिला। कैसे मिला? खुदाई के दौरान एक ऐसे क्षेत्र की खोज हुई जिसमें खेत में हल के खांचे, डबल टाइप का नहीं, साफ दिखाई दिए गए। वैज्ञानिक ने इन निशानों का अध्ययन किया और पाया कि वे प्राचीनतम कृषि गतिविधि के क्या हैं, साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। दोहरी जुताई बोले थे ना, एकदम खेत में खांचे दोनों दिशाओं, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में पाए गए। हाँ, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में खांचे। इससे यह संकेत मिला कि किसान एक ही भूमि पर दो अलग अलग फसल बोते थे, जिसे हम आज मिश्रित खेती कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, मिश्र फसल प्रणाली। कालीबंगा के अन्य प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य, अग्निकुंड भी मिला हुआ है भाई। अग्निकुंड, यहाँ अग्निकुंड की श्रृंखलाएं मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि धार्मिक यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि कई गतिविधियां हुई हैं, होती थी। गृह निर्माण, घरों को कच्ची और पक्की ईंटों से बनाने का भी एविडेंस मिला है। जल निकासी, एकदम ड्रेनेज सिस्टम काफी बेहतरीन, सुनियोजित तरीके से जल निकासी, नहीं प्रत्येक घर से निकलेगा तो कैसे एकदम जो है ना वह एक जगह जो है ना गंदे जल की जगह एकत्रित होगा, जो यह सिखाती है कि लोग सफाई और नगर योजना को क्या देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। अच्छा, मृद भांड देखिए, एकदम चित्र बना हुआ जो बर्तन है ना, उसको क्या कहते हैं, मृद भांड कहते हैं। मृद यानी मिट्टी का भांड, बर्तन, मृद भांड, पॉटरी, चित्रित मिट्टी के बर्तन और दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तु भी यहाँ से प्राप्त हुई है। कालीबंगा, राजस्थान, नहीं हनुमानगढ़ी जिला। मानवीय दृष्टिकोण से देखें, सोचिए उस समय ना तो ट्रैक्टर था ना मशीन था, फिर लोग हल से खेत जोतते थे, मिट्टी की उपजाऊता कुछ समझते थे और प्राकृतिक जलवायु के अनुसार फसल डालते थे उस समय। बताइए, बच्चे जब यह जानेंगे कि 4000 साल पहले भी, लगभग 3500 साल पहले भी क्या है, लोग खेती करते थे और इतनी बुद्धिमत्ता के साथ, योजना के साथ खेती करते थे, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज के प्रति क्या होगा, आत्मसम्मान पैदा होगा, गर्व पैदा होगा, सम्मान बढ़ेगा। आज की तकनीक भी अतीत की ही आधारशिला है ना? और इतिहास से बच्चों में जुड़ाव पैदा होगा। कालीबंगा का 3D मॉडल या चार्ट बनवाया जा सकता है इसके लिए। नहीं, निष्कर्ष पे आप पहुंचते हैं कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ जुता हुआ खेत हड़प्पा सभ्यता की कृषि तकनीक और वैज्ञानिक सोच स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं उस समय की तकनीक को, हमें जो कि सिखाता है कि सभ्यता केवल भवन से नहीं बल्कि ज्ञान, अनुभव और श्रम से बनती है। और यहाँ ये जो प्रश्न था हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में हड़प्पा के नगर सर्वाधिक सबसे अधिक?
तो क्या जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है? राखीगढ़ी, सोतकाको, गवेरी वाला, सिराद, क्या बताइएगा? कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है? हड़प्पा संस्कृति, बिल्कुल चिराद। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता नोट करते जाइएगा। मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। इस सभ्यता के स्थल अधिकतर कहाँ? सिंधु, रावी नदी, सतलज, घग्गर नदी के पास मिले हुए हैं इसके अवशेष, खुदाई स्थल इत्यादि। अब राखीगढ़ी देखिए, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित। राखीगढ़ी कहाँ भाई? हरियाणा के हिसार जिले में। यह भारत का सबसे बड़ा वाला हड़प्पा स्थल है, हरियाणा। अभी एकदम इसी पर आधारित प्रश्न था ना, इसीलिए 2014 का यह प्रश्न लिए हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में, यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यहाँ से शहर का नियोजन, प्लानिंग वगैरह, नाली, ड्रेनेज सिस्टम, पक्की ईंट और समाधियों के प्रमाण मिले हुए हैं। लोगों को जो दफन किया जाता था, यह शुद्ध हड़प्पाई स्थल है राखीगढ़ी। सोतकाकोह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहां भाई? बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। कैसा? हड़प्पा कालीन। यह स्थान समुद्री व्यापार में उपयोग किया जाता था, विशेष रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता में। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संपर्क के लिए। अब देखिए गवेरी वाला, यह पाकिस्तान के चेलिस्तान रेगिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में क्या भाई? चोलिस्तान रेगिस्तान, और इसमें स्थित है गवेरी वाला। बहुत कम खोजा गया स्थल, लेकिन आकार में बहुत बड़ा है। यह भी हड़प्पा सभ्यता का क्या है? एक हिस्सा है। और डी नंबर जो चिराद कहा गया, वो तो बिहार के सारण जिले में है। नहीं, गंगा नदी के किनारे, बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के किनारे चिराद। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तो नहीं होगा, ये तो नियोलिथिक पीरियड, बोले तो नवपाषाण काल का स्थल है, जहां लोग खेती करते थे, मवेशी पालन करते थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, हड्डियों के औजार, पशु पालन, कृषि के प्रमाण इत्यादि मिले हुए हैं, जो कि भारत की संस्कृति को दर्शाता है। जबकि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान तक सीमित थी। ठीक। अब चिराद भले ही एक प्राचीन स्थल है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का भाग तो नहीं है। तो तीनों जो है हमारा, राखीगढ़ी, सोतकाकोह, गवेरी वाला, ये सब क्या है? हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल है। ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचा गया? जी हाँ, आप जान ही रहे हैं, अभी आपने देखा हुआ था। और हमारा क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। क्या होगा? संस्कृत भाषा। ऋग्वेद भारतीय सभ्यता के सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया है? तो वैदिक संस्कृत भाषा में, जिसकी मुखी यानी कि संवादात्मक परंपरा है, विशेषकर संवादात्मक, लिखित नहीं। ऋग्वेद की भाषा जानते चलिए देखिएगा। ऋग्वेद की भाषा क्या? वैदिक संस्कृत। इसमें वैदिक मंत्र, सूक्त, ऋचाएं इत्यादि का वर्णन किया गया है। हमने देखा ही अभी था। ब्राह्मी भाषा नहीं, लिपि है। क्या है? लिपि। इसलिए भी ये गलत होने का कारण है, लेखन शैली नहीं, विशेषकर बोलचाल की शैली में प्रयोग करते हैं। ऋग्वेद की रचना उस समय हुई थी जब लिपि का प्रयोग नहीं होता था। सब कुछ क्या था? मौखिक, लिखित नहीं। पाली भाषा, यह भाषा मुख्यतः क्या? बौद्ध ग्रंथ में प्रयोग होती है। यह भी संस्कृत के बाद में विकसित हुई थी, आप जानते ही हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ऋग्वेद को संस्कृत के रूप में मौखिक रूप से रचा गया था। अन्य विकल्प या तो लिपियां हैं या बाद में विकसित हुई भाषाएं। ठीक, इसीलिए गलत है और 1 नंबर उत्तर है।
पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख किस रूप में हुआ है? जन, राष्ट्र, राजन, दस्यु। दस्यु आपने देखा था ना अभी। चलिए, पुरु, यदु, भरत। भरत, जी हाँ, जिसके नाम पे भारत नाम पड़ा। पुरु, यदु, भरत, क्या ये वैदिक काल की क्या थी? जनजातियां, ट्राइब्स। और इन्हें क्या जन के रूप में बार बार श्रद्धा और वीरता के साथ वर्णित किया गया है। किस रूप में? जन, जन। पुरु, यदु, भरत, जन। भारत का नाम भी भरत जन से ही जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में जन ही समाज की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती थी। जन क्या? सबसे बड़ी इकाई। लोग परिवार में, परिवार, कुल, ग्राम, विस, जन इत्यादि में संगठित रहते थे। देखिएगा, परिवार, कुल, ग्राम, विस और इससे बन गया जन। नहीं, परिवार से बना कुल, फिर इससे ग्राम, ग्राम से विस, फिर जन का कलेक्शन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ। जन का अर्थ होता है भाई एक ऐसा सामूहिक समुदाय जो रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन, भाषा, संस्कृति और क्षेत्र के आधार पर एकजुट होता था। भाषा, संस्कृति, ब्लड रिलेशन इत्यादि के आधार पर एक समूह। पुरु, यदु, भारत कौन थे भाई? ये सभी प्रमुख जन थे। आपने देखा ना, परिवार, कुल, ग्राम और ग्राम से विस, कई सारे विस बन मिल करके क्या जन की उत्पत्ति हुई। और ये प्रमुख जन थे वैदिक काल में जो कि निवास करते थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार आता है। पुरु, ऋग्वेद में बार बार इनका उल्लेख आता है। भरतों और पुरुओं का आपस में रिश्ता था। माना जाता है कि बाद में कुरु वंश भी इन्हीं से निकला। यदु, यह जन या कबीला, वही कृष्ण जी के यदुवंशी, यह जन या कबीला था जिससे बाद में यादव वंश का विकास हुआ। भगवान कृष्ण का भी इसी से उत्पत्ति माना जाता है। भरत, आइए, यह सबसे प्रसिद्ध जन था। भारत देश का नाम भी भरत जन से ही जुड़ा हुआ है। भारतवर्ष नहीं, ऋग्वेद में भरत जन की वीरता और यज्ञ का वर्णन मिलता है। राष्ट्र, ये गलत है। वैदिक काल में राष्ट्र जैसी कोई अस्थायी राजनीतिक इकाई नहीं थी। राष्ट्र वगैरह ये सब शब्द भी नहीं था जी। नहीं, राष्ट्र की संकल्पना तो बाद में आई हुई थी। अब देखें, राजन, राजन ये नाम राजा के नहीं है बल्कि क्या जनजाति के हैं। राजन क्या मतलब होता है ना राजा, लेकिन नहीं, जनजाति के भी है। ठीक, दस्यु, दस्यु शब्द वेदों में शत्रु या विधर्मी जो यज्ञ नहीं करते, ठीक है, उन्हें कहा जाता है। लेकिन पुरु, यदु, भरत दस्यु नहीं थे। दस्यु भी नहीं होगा जो यज्ञ नहीं करते। अच्छा, दस्यु दिया गया, हाँ, जो दासी गुलाम जो थे। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख रूप से पूजे जाने वाले 3 देवता। बस बता दीजिए 3 देवता। इंद्र, वरुण, रुद्र। अग्नि नहीं, अग्नि, इंद्र तथा सोम। अग्नि, इंद्र तथा सोम। ऋग्वेद काल, यह भारत का प्राचीन वैदिक युगीन काल है। ठीक है, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और अभी आप देखिएगा तो 2500 नहीं एडी में। इस समय का मुख्य ग्रंथ क्या था? ऋग्वेद। समाज में गौ, कृषि, पशुपालन आधारित, ये जो वैदिक समाज जो थे ना, गौ की पूजा की जाती थी, गौ पाले जाते थे, यहाँ पर जो है कृषि की जाती थी, उस समय पशुपालन इत्यादि आधारित था। लोग प्राकृतिक शक्तियों को ही क्या मानते थे? देवता मानते थे। इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता के रूप में। उन्हें पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला कहा गया है। पुरंदर का मतलब देखिए, एक प्रश्न में आपके कई सारे आने वाले संभावित प्रश्न कवर करते चलेंगे। जी हाँ, ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएं इन्हीं को समर्पित है। किसको? इंद्र को। वे आर्यों के वीरता और शक्ति के प्रतीक थे। अब देखें, अग्नि, अग्नि यानी कि आग के देवता, यज्ञ के माध्यम से देवताओं तक पहुंचने का माध्यम। नहीं,
वैदिक काल में यज्ञ एक प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान था, इसलिए अग्नि की पूजा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। देवताओं मनुष्यों के बीच दूत के रूप में कौन? अग्नि, अग्नि देव। जो भी मनुष्य, जो भी ब्राह्मण वगैरह देवताओं तक एकदम जो है, नहीं, आप राजा दशरथ वगैरह को देख लीजिए, सोम देवता। एक विशेष पेय रस जिसे यज्ञ में पिया जाता था और देवताओं को चढ़ाया जाता था। सोम एक देवता भी था जी, और एक पवित्र पेय पदार्थ। ऋग्वेद में इसका वर्णन उत्साह और ऊर्जा के स्रोत के रूप में, किसके लिए? उत्साह और ऊर्जा के स्रोत में। तो एक विकल्प में क्या वरुण दिया गया, यहाँ रुद्र है ना, तो ये गलत हो जाएगा ना। अग्नि इंद्र विष्णु दिया गया है तो भी गलत, रुद्र विष्णु इंद्र दिया गया है, गलत हो गया रुद्र। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा महत्व इंद्र, अग्नि और सोम को दिया जाता था, इसलिए उत्तर हमारा क्या? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ के संबंध में कथन पर विचार करना है। मेहरगढ़, और ये आपका 15 दिसंबर 2024 का प्रश्न जी, बताइएगा। हाँ, हमने 2020-21 से 2024 के, अच्छा नया जो पैटर्न आप लोग परेशान हो रहे हैं, अरे बाबा 4 रूप में जो बाल वाटिका होती है, आंगनबाड़ी, तो उसके लिए टीचर बनना है तो अलग से होगा, उसके अलग एग्जाम है उसका। फिर पेपर 1 के लिए 1 to 5 के लिए बनना है, 6 to 8 पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट है 9-10, फिर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आपका 11-12 है, अलग आपका होगा। मतलब इसमें उधेड़ वो नमकीन कर्तव्य विमूढ़ता कैसे मित्रों? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जैसे आपका एस्टेट होता था तो इधर पीजीटी टीजीटी वगैरह आ गया। अच्छा, सिलेबस चेंज, बाबा जो होगा पूरे भारत के लिए होगा ना, क्या सिलेबस चेंज होगा? रटंत विद्या? कदापि नहीं। तार्किकता के आधार पर ही आएंगे प्रश्न आपके, और जो चेंज होगा देख लिया जाएगा। वही प्याजे वाइगोत्स्की कोहल बार तो आना ही है साहब। हिंदी में वही आपके भाषा से संबंधित 4 कौशल, उपकौशल इत्यादि तो आने ही हैं, चाहे अभिव्यक्तियात्मक हम बात करें या फिर आपके ग्रहणात्मक बात करें, एकदम वही सब तो आएंगे। हाँ, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन तार्किक ही होगा डियर फ्रेंड्स। आप अपनी ऊर्जा शक्तियों को क्यों व्यर्थ जाया कर रहे हैं? ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस तो आने दीजिए। सो कूल रहिए, ठीक है, अपनी तैयारी को एकदम बनाए रखें। चलिए, मेहरगढ़, मेहरगढ़ कह रहे वह स्थान था जहां लोगों ने पहली बार चावल एवं मक्का उगाना सीखा। क्या बात सही है? कमेंट्स करेंगे। मेहरगढ़ में हिरणों, भेड़ों एवं बकरियों की हड्डियां भी पाई गई। मेहरगढ़ में घर चौकोर तथा आयताकार थे। क्या? चौकोर टाइप के। आप तो कहेंगे बिल्कुल सही है, और इस आधार पर हमें चुनना है। आइए तथ्य को कवर करते चलेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, क्या बताइएगा? मेहरगढ़। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास, ठीक, ये मेहरगढ़ कहां भाई? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। सुलेमान पहाड़ियां, किरथर पहाड़ियां इनके पास है। कृषि की शुरुआत, सबसे पहले यहां गेहूं और जौ उगाए गए ऐसा साक्ष्य मिला। तो हो गया ना गलत? चावल, मक्का ये तो नहीं, गेहूं जौ याद रखिएगा मेहरगढ़। अब पशुपालन और शिकार, यहाँ हिरन, भेड़, बकरी इनकी हड्डियां मिली। ये क्या दिखाती है? ये साक्ष्य है, एविडेंस है, प्रमाण है शिकार व पालतू पशुओं के उपयोग करने के। घरों की बनावट, चौकोर आकार की मिट्टी व कच्ची ईंट से बना हुआ। घरों में अनाज रखने का अलग अलग कोठी भी था, कमरा था अनाज रखने का, स्टोरेज करने का, ठीक है। पुरातात्विक महत्व, देखिए ये जो मेहरगढ़ है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने कृषि स्थल में से एक माना जाता है। सभ्यता के विकास का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। गलत। यहाँ चावल और मक्का उगाए गए हैं। हाँ, बात तो हो गई ना गलत। गेहूं और जौ। अब देखें, चावल कहां? चीन, ये पूर्वी भारत, मक्का अमेरिका से, ठीक है। तो आप देख ले, ये बी नंबर और ये सी नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाए। अब याद रखने के लिए टीयर देखिएगा, मेहरगढ़
गेहूं जौ चौकोर घर, हिरन भेड़ बकरी, न मक्का न चावल। क्या ये तीन आपके विकल्प हो गए? ठीक, न मक्का न चावल, गेहूं जौ। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य लीजिए कहाँ, अभी तुरंत आपने देखा ना, सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बगल में पाए जाते हैं। नहीं जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान के बगल में गेहूं जौ की खेती। एकदम आपने देखा ना, डीटीए भागलपुर आपके लिए एकदम बेहतरीन ढंग से मेहनत कर रहा है, एक प्रश्न पर आधारित, बैक टू बैक दूसरा प्रश्न। और आपको कहीं ज्यादा भटकना नहीं है। 14 दिसंबर 2025 एकदम इसी पर आधारित। और अभी आपने मित्रों देखा ना, एकदम पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में, कहा, सुलेमान किरथर पहाड़ियों के पास। और ये आपसे क्या पूछा गया था? मेहरगढ़। ठीक, और मेहरगढ़ के बगल में ही सुलेमान किरथर पहाड़ियां, और यहीं पर गेहूं जौ। और ये प्रश्न आपका 15 दिसंबर और ये प्रश्न आपका 14 दिसंबर 2024। ये देखिए, और सुलेमान किरथर पहाड़ियां आप फटाक से मार दीजिएगा साक्ष्य में। इसीलिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए हमारी रणनीति को जी। चले, सुलेमान और किरथर पर्वत की तलछटी में एकदम उसकी खोह में, गोरथारी में जी स्थित मेहरगढ़ से मिला है। यह क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ की विशेषता 7000 ईसा पूर्व लगभग सभ्यता, पूर्व हड़प्पा सभ्यता है। ये कृषि कार्य, जौ गेहूं खेती करते थे लोग, जानवर भी पालते थे। खोज, यह स्थान पुरातत्वविदों द्वारा 1970 के दशक में खोजा गया था। 1970 के दशक में। अब गारो हिल्स पूर्वोत्तर भारत में, कहा? गारो हिल्स पूर्वोत्तर भारत में, असम मेघालय नहीं, जहां पर झूम खेती काट एवं दग्ध, स्लैश एंड बर्न खेती जी, काटते नहीं है जंगल, खरपतवार इत्यादि को जला दिया जाता है, केवल उसकी राख को फैला दिया जाता है। सबसे पुरानी कर्तन दहन खेती, नहीं, कृषि के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला हुआ है। जैसा कि आपको एक नंबर ऑप्शन में था गारो हिल्स, ये कहाँ? आपका पूर्वोत्तर भारत में। अब दूसरा दिया मालाबार हिल्स, ये कहाँ? केरल के पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ भी गेहूं जौ की प्रारंभिक खेती तो नहीं है। अब देखिए नीलगिरी हिल्स, ठीक, दक्षिण भारत में है ये भी, लेकिन यह क्षेत्र भी मेहरगढ़ से पुराना नहीं है, दक्षिण भारत का ये नीलगिरी। तो क्या हो गया हमारा उत्तर? सी नंबर। ठीक, गेहूं और जौ की सबसे पुरानी खेती का प्रमाण मेहरगढ़, सुलेमान और किरथर पर्वत से। 14 दिसंबर 2024 को ही पूछा गया प्यारा सा प्रश्न आपका है मित्रों, कथन को पढ़िए और सही विकल्प चुनना है। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ क्या होता है? रिलेशन, असर्शन। फिर तर्क कहता है कि चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पाकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कहता है कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को क्या करता है? डिनोट करता है, निरूपित करता है। और आप बिल्कुल सही कहिएगा दोनों विकल्प को जी, मतलब कई सारे कलात्मक, कला से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विज्ञान का कला से गहरा क्या है? रिलेशन है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान न केवल राजनीति, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल पहलू को कवर करता है, बल्कि और भी कल्चरल, विरासत, रचनात्मकता, कला, आर्टिस्टिक स्किल, सौंदर्यात्मक कौशल इत्यादि को भी अपने आप में संबंधित करता है, समेटता है। फिर रीजन जो आपका दिया गया था, चित्रकलाएं, पेंटिंग्स, मूर्तियां, स्कल्पचर्स, जो भी आपकी प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक वस्तुएं आदि सामाजिक विज्ञान की कई ब्रांचेज, जैसे इतिहास, मानव शास्त्र, पुरातत्व, संस्कृति अध्ययन इत्यादि के प्रमाण हैं, और ये जुड़े हुए हैं आपस में। तो आप कहेंगे दोनों ही क्या है? सही हैं और सटीकता के साथ व्याख्या करते हैं। और देखें, भीमबेटका की गुफा चित्रकला, ठीक, इससे क्या पता चलता है उस समय लोग कैसे रहते थे? भीमबेटका गुफा चित्रकारी पेंटिंग्स, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, क्या शिकार करते थे, ये सब जानकारी उस चित्रकला पेंटिंग से मिलती है, भीमबेटका नहीं। अब देखिए, मौर्य और चोल काल की मूर्ति कला, इससे राजनीतिक सत्ता कैसे चलाया जाता था, सत्ता शासन कैसे होते थे, धार्मिक विश्वास और सामाजिक संरचना की जानकारी देती है।
बिल्कुल याद रखिएगा मित्रों। ये देखिए अजंता की गुफाएं, धार्मिकता, जीवन शैली, संगीत, वस्त्र, सामाजिक स्तर, सब कुछ कला के माध्यम से इसमें वर्णित, और चित्रकला के माध्यम से सब कुछ एकदम जानकारी हमें प्राप्त होती थी। और ये देखिए आपका प्रश्न फिर से हमारा, क्या निम्नलिखित में कौन सा महाजन पदों की नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? कर वसूलने के संबंध में बताइएगा, उत्तर कमेंट्स करें आप। यस, महाजनपद, 16 महाजनपद। यस फ्रेंड्स, आखेटकों तथा संग्राहकों, संग्राहक समझ रहे हैं, एकदम कलेक्ट करके इकट्ठा करके रखना, को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। कहता है, चलिए ये व्याख्या पढ़िएगा। आखेटक तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। ये कथन क्या है? सही है हमारा। आखेटक जो भी शिकार करने वाले हंटर्स थे और जो भी संग्राहक गैदरर्स, उस समय के समाज में आखेटक शिकारीज और संग्राहक भी थे, जो उन्हें वन उपज मिलती थी, जैसे मधु, लकड़ी, जड़ी बूटी, उसका एक भाग राजा को टैक्स के रूप में देना होता था। क्या? एक भाग राजा को दे दीजिए भाई। यह प्राकृतिक संपदा, संसाधन, रिसोर्सेज पर राजा का अधिकार दर्शाता है। अब बी ऑप्शन देखें, व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता था। व्यापार में यह भी क्या है? सही। व्यापारिक मार्गों और बाजारों में व्यापार करने वालों को शुल्क देना होता था, ड्यूटीज, टोल टैक्स जैसे, है ना, अभी भी देना होता था। यह कर चौकी या सिंह द्वार पर वसूला जाता था, चेक पोस्ट पर गेट बनाया जाता था। यह राज्य की राजस्व प्राप्ति का मुख्य केंद्र था, स्रोत था, राजा की राजस्व आय में इकट्ठा होता था। अब क्या कहता है? ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। नहीं, ये गलत है। महाजनपद काल में फसल पर जो टैक्स था को भाग कहा जाता था। महाजनपद काल में नहीं, फसल पर जो भी उपज होता था उसे भाग कहा जाता था, और यह कर उपज का क्या? छठा हिस्सा था, 1/6 भाग। ठीक, आधा नहीं था, इसलिए भी गलत। षष्ठ भाग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ होता है छठा भाग। अच्छा, आधा कर बहुत अधिक हुआ, तब तो किसान जो है ना एकदम मर ही जाएगा। नहीं, छठा भाग, इससे स्पष्ट होता है कि ये ऐतिहासिक रूप से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा, डी नंबर कहता है कि चरवाहे, जो भी हर्डर्स थे, कुछ जानवरों या उनके उत्पाद, जानवर से बने हुए उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता। बिल्कुल सही है बाबा। गाय, बकरी, भैंस इत्यादि, भेड़ इत्यादि, गाय, बकरी, भैंस इत्यादि, उनसे टैक्स के रूप में दूध, दही, घी, ऊन या स्वयं पशु भी लिए जाते थे। मतलब टैक्स के रूप में पशु ही दे दो, एकदम पशु, बछड़ा वगैरह, पशु कर के रूप में जिसे जाना जाता था। और आप देख रहे DTA भागलपुर और मोबाइल नंबर यहाँ है मित्रों। आप करें हमारा हौसला अफजाई, और आगे आने वाला आपका बेहतरीन दमदार महाजनपद। जी हाँ, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।